हेलो एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत लंबे डिमांड के बाद यानी बहुत ज़्यादा कमेंट में और पर्सनली मैसेज के बाद फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ साओ चैन की लाइफ स्टोरी यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में। और एक लंबे वक्त से मुझसे डिमांड किया जा रहा था कि दीदी प्लीज़ आप एक वीडियो बना दें, तो बातें मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँ, मैं एक एक सवाल उनकी लाइफ से उठाती जाऊँगी और उसका जवाब देती जाऊंगी, जिससे समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा कि दीदी मैंने बाकी जगह वीडियोस देखे बट मुझे समझ नहीं आया, तो सरलता के लिए मैं इसे प्रश्न के तौर पर बताऊंगी और उसके उत्तर के तौर पे मैं बाकी डिटेलिंग कर दूंगी। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, साओ चैन के नेम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और उनके कई नेम हैं। तो मैं बता दूँ कि उन्हें साओ चैन के नाम से तो जाना जाता है, बट उन्हें जियो जान के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा उन्हें सीन जियो के नाम से भी जाना जाता है। यानी उनके यहाँ 3 नेम हो गए हैं और प्रोनाउंस करने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर साओ चैन करके ही प्रोनाउंस करते हैं, बाकी उन्हें 3 तरीके से पुकारा जाता है। तो अब हमें उनके नेम की क्लैरिटी हो चुकी है। सवाल है, साओ चैन का जन्म कब हुआ था? साओ चैन का जन्म हम सभी में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि उनका जन्म 5 अक्टूबर 1991 को हुआ था, यानी कि 5 अक्टूबर 1991 को हुआ था। और अब इस वक्त यानी अभी वो पूरे 33 साल के हैं। सवाल नंबर 2 कि साओ चैन का जन्म कहाँ हुआ था, जिसका जवाब मैं दे दूं और सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जिस बारे में ना जानता हो। साओ चैन का जन्म चीन में हुआ था और चीन के चोंगकिंग सिटी में हुआ था, जो कि काफ़ी डेवलप सिटी है। मैं आपको मैप दिखा रही हूँ चोंगकिंग सिटी का और आप देख सकते हैं कि भारत के सीमा से वहाँ कितनी दूरी हो सकती है। मैं इसे थोड़ा डिटेलिंग और जूम करके दिखाती हूँ कि भारत की सीमा किस साइड से, सीमा के किस साइड से चोंगकिंग कहाँ से करीब पड़ता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि, और ये दूसरे सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि साओ चैन का जन्म कहाँ हुआ था, चीन के चोंगकिंग सिटी में हुआ था। तीसरा, साओ चैन क्या करते हैं? बहुत ही बेसिक है, सब जानते हैं, वो एक्टर और सिंगर मॉडल सब हैं, यानी वो ऑल ओवर सारे काम करते हैं। हम सभी उनके बारे में इसके बारे में तो जानते हैं, तो इसे ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं और आगे मैं डिटेलिंग में बताऊंगी। साओ चैन के पढ़ाई के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने चोंगकिंग प्रौद्योगिकी और व्यापार विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की है। एंड आगे का सवाल हम देखें तो उनकी हाइट क्या है? उनकी हाइट है 6 फीट के अराउंड। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताऊंगी, 6 फीट के आसपास आप समझ सकते हैं। और साओ चैन चीनी पॉप बैंड के X9 के सदस्य भी थे। तो अब इनके बारे में बेसिक चीजें हो गई। तो चलिए जानते हैं साओ चैन की जिंदगी को थोड़ा सा और विस्तार में। जियो जान का जन्म 5 अक्टूबर 1991 को चोंगकिंग में हुआ था, जो कि मैंने बता दिया। एंड उनके पसंदीदा काम के बारे में मैं बता दूं तो उन्हें पेंटिंग और वायलिन बजाना और सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन में ही पेंटिंग करना और वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने चोंगकिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी में मॉडर्न इंटरनेशनल आर्ट डिजाइन अकादमी में अपनी पढ़ाई को पूरा किया, जहां वो कक्षा के साहित्यिक यानी कि संगीत समिति के सदस्य थे, यानी सिंगिंग की जो भी टीम थी उनमें वो सदस्य थे और वो हमेशा टीम में भाग भी लेते थे, जिसके बारे में उनकी डिटेलिंग्स उनके स्कूल की तरफ से बहुत बार की गई, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बार की गई है। इसके अलावा उन्हें एक बार कैंपस यानी उनकी यूनिवर्सिटी में 10 सिंगरों में से खिताब से सम्मानित किया गया था, यानी टॉप 10 के सिंगर में से खिताब से सम्मानित किया गया था। तो हमें यहाँ पता चला कि वो बचपन से ही वायलिन बजाना और इन सब में इंटरेस्टेड, यानी दिलचस्पी उनकी थी। और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान ही वो अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से सिंगिंग में भाग लिया करते थे और उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका था। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन साओ चैन एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और उनकी दिलचस्पी फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा रही है। 2012 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ फोटोग्राफी स्टूडियो भी वो किया था, यानी ओपन किया था। और 2012-14 के बीच वो एज ए फोटोग्राफर काम कर चुके हैं, यानी नॉर्मल तौर पे एज ए फोटोग्राफर उन्होंने काम किया है। चलिए जानते हैं उनके म्यूजिक सफ़र के बारे में। 2015 में उनके एक टीचर की सिफारिश पर, यानी उनके टीचर ने उन्हें कन्विंस किया कि वो इस तरह के पार्टिसिपेशन में भाग ले जहाँ सिंगिंग और डांसिंग होता है, क्योंकि उनकी दिलचस्पी अच्छी है और वो बेहतरीन भी हैं। तो 2015 में साओ चैन ने एक रियलिटी शो एक्स फायर में भाग लिया था, जहाँ उन्होंने 16 में से एक के रूप में आइडल बनने की ट्रेनिंग भी ली थी। अब हमें पता चला 2015 में एक रियलिटी शो में उन्होंने भाग लिया था, जो कि उनके टीचर के कहने पर उन्होंने किया था। और 16 लोगों में से वो एक ऐसे थे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी।
2015 से 2016 तक उन्होंने X9 के मेंबर के तौर पर ट्रेनिंग ली और इसके बाद 2016 में उन्होंने X9 के मेन मुख्य गायककार यानी वोकलिस्ट के तौर पे सिंगिंग का फर्स्ट कॉन्सर्ट अपने टीम के साथ किया था। इन 2017 में इस ग्रुप ने अपना पहला म्यूजिक परफॉर्मेंस जो कि इन माई ऑन नेम के नाम से संगाई स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इसके बाद इसे अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, यानी इस संगीत को अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इन 2020 में सौचन ने अपना डिजिटल सिंगल स्पॉटलाइट रिलीज किया था जो कि बहुत ज़्यादा जिन्हें लोगों ने प्यार दिया। इसके अलावा उस गीत को यानी इस स्पॉटलाइट को गिनीज में भी शामिल करने की न्यूज़ आई थी और शामिल भी किए जाने के मतलब कंपटीशन में वो था। 2021 से 2025 के बीच वो अपने कई म्यूजिक को लॉन्च कर चुके। हाल फिलहाल में उन्होंने अपने 10 सॉन्ग को रिलीज किया था जिसमें से कुछ अब वर्ड के तौर पर रिलीज होने वाली है और कुछ देशों में ही थी। तो अब हम समझ सकते हैं उनके सिंगिंग की लगातार और म्यूजिक की लगातार जर्नी उनकी लगातार चली, मतलब कहीं भी नीचे और ऊपर नहीं हुआ, वो बराबर अपना प्रदर्शन करते रहे हैं। एक्टिंग करियर के बारे में बात करें तो 2018 में उन्होंने एक रोमांस शो किया था ओ माई एम्परर जिसका सीजन 1 एंड सीजन 2 आया था और उन्होंने उसमें सेकंड लीड के रूप में काम किया। और 2018 में एक फैंटेसी शो आया था यानी ड्रामा आया था बैटल थ्रू द हेवंस। इसमें भी उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई थी जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया था। एक्टिंग करियर में वो हाई पीक पर तब पहुंचे यानी 2019 और 20 की बात है जब उन्होंने द अनटेम्ड किया। तो चलिए अब इस सितारे के बारे में और द अनटेम्ड के बारे में बात करते हैं। 2019-20 ग्रैंड मास्टर डेमोनिक कल्टीवेशन के ऊपर द अनटेम्ड यानी उसी का रूपांतरण है, उस पर द अनटेम्ड ड्रामा बनाया गया था जिसमें हम सभी जानते हैं साओ चेन ने येलिंग लाओजो यानी कि येलिंग पैट्रियार्क और बी वुजियान का रोल निभाया था और ये कैरेक्टर उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा हाई पीक था और अभी भी हाई पीक है। 2021 तक द अनटेम्ड को 10 बिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है, यानी कि 2021 में हम जानते हैं जो डेटा अभी मौजूद है 10 बिलियन से ज़्यादा बार देखा गया। एंड 2019 में जब नेटफ्लिक्स में पहली बार इस ड्रामा को लाया गया था तब बहुत ही ज़्यादा इस पर व्यूज़ उसी वक्त आए थे, तो अब तक के 10 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। इसके बाद 2019 में द ओथ ऑफ लव, ये एक रोमांटिक ड्रामा है जो कि बहुत अच्छा है, आप सभी देख सकते हैं। उसमें भी ये एक रोमांस ड्रामा है और उसमें भी मेन लीड का रोल निभाया था साओ चेन ने। और उसी साल जेड डायनेस्टी के रूप में भी इनका एक ड्रामा आया था और मेन लीड की भूमिका में भी थे ये, और उसमें भी इन्हें बहुत ज़्यादा सराहा गया था। इसके बाद 2019 और 20 में उन्होंने द वुल्फ में भी अपनी भूमिका निभाई है जिसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार किया है। साल 2000 के बेस के अंत तक उन्होंने एक मूवी की शूटिंग की है जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है, यानी शूटिंग हो चुकी है। 2020 के अंत की बात है। एस ट्रूप्स नाम की मूवी है जो कि आने वाली ऐसे खबरों में है और उन्होंने साइन उससे बहुत पहले ही कर दिया था। तो ये 2020 तक के उनका सफ़र रहा। अब आगे का सफ़र उनका देखते हैं। 2021 के बाद से उनकी लोकप्रियता यानी उन्हें प्यार करने वाले लोग और उनका करियर का हाई पीक ऊपर उठता ही गया। 2021 में उन्होंने डिलोवो कॉन्टिनेंट एक ड्रामा किया था जो कि फैंटेसी शो था जिसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला था और पूरे वर्ल्ड से उन्हें बहुत अच्छी विशेष भी मिली थी। इसके बाद 2021 में जो कि वर्ल्ड फेमस ड्रामा था यानी उसकी स्टार रेटिंग भी बहुत ज़्यादा थी और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था। 2021 में द लॉन्गेस्ट प्रॉमिस नाम से साओ सन का एक हिस्टोरिकल ड्रामा आया था जो कि बहुत उसे लोगों ने प्यार किया था। मैंने उसे देखा है और ये एक रोमांटिक ड्रामा था जो कि बहुत बेहतरीन है। आप सभी लोग अगर चाहें, आपके पास टाइम हो तो इस ड्रामा को देख सकते हैं, द लॉन्गेस्ट प्रॉमिस। और 2021 में एक और ड्रामा आया था यानी एस ट्रिप्स की जो मूवी थी उसी पर ड्रामा बना था, यानी कि उसमें उन्होंने सैनिक का रोल निभाया था जो कि बहुत बेहतरीन रोल में था जिसके लिए उन्हें अवार्ड के लिए भी सम्मानित और नामित किया गया था। 2022 में उन्होंने फिर से एक रोमांस का ड्रामा किया और उसका नाम था द ओथ ऑफ लव जो कि बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में उसे प्रसारित किया गया है। उसे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है। 2023 में उन्होंने द लेजेंड ऑफ कॉन्डोर हीरोज जो कि अब मूवी रिलीज हुई है, इसकी शूटिंग 2023 में उन्होंने पूरी कर ली थी। और इसके अलावा 2023 में ही उन्होंने द यूथ मेमोरीज जो कि मैंने कहा कि एक सैन्य ड्रामा है उसे भी उन्होंने किया था और इस ड्रामे को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इसके अलावा 2023 में सनशाइन बाय माय साइड
ये भी रिलीज़ हुआ था, जिसे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। हमने देखा कि उन्होंने लगातार 2016 और 17 से अपनी एक्टिंग जर्नी को लगातार जारी रखा है और अभी तक वो एक्टिंग की दुनिया में अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं। हाल फिलहाल में उनकी एक मूवी रिलीज हुई थी जो कि पूरे विश्व में अभी रिलीज किया गया, कई देशों में बाकी था, वहाँ भी रिलीज कर दिया गया और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ वो मूवी खरी उतर रही है। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं इस मूवी के जरिए। ये रहा उनके सारे एक्टिंग करियर की जितनी भी चीज़ें थी उसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने यानी साउथ चैन ने बहुत सारे स्टेज शो किए हुए हैं जिनके बारे में कोई भी गिनती नहीं है। और इनके अलग कामों के बारे में मैं बता दूं तो ये चाइना के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ब्रांड के साथ अपनी कोलैब किए हैं। यानी कि साउथ चैन ने अपनी सूची मतलब अपना नाम उस सूची में शामिल कर लिया है जो एक्टर सबसे ज़्यादा ब्रांड के साथ काम कर चुके हैं। और ये हुआ है द अनटैम्ड जब सक्सेसफुल रहा था, उसके बाद जब इनका करियर हाई पीक पे पहुंचा। इसके बाद 2020 में ही लगभग इन्होंने 20 ब्रांडों के साथ अपनी भागीदारी कर ली थी, जिसमें बहुत लग्जरी ब्रांड्स हैं। और अब तक यानी 2021 में उन्होंने 28 ब्रांड के साथ अपने कोलैब किए हैं, तो हम समझ सकते हैं। और ये सारे लग्जरी हैं जैसे कि गुच्ची हुआ, टॉर्च हुआ, जेनिथ हुआ, रॉल्फ हुआ और सेंट लॉरेंट हुआ। बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके साथ इन्होंने कोलैब किया है और अभी भी लगातार वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे खुद को प्रसारित कर रहे हैं। उनकी फेस लोकप्रियता के बारे में जाने, यानी उनके हैंडसमपन और निजी प्यार करने वालों के बारे में जाने तो 2018 में आई मैगजीन फैशन फेस अवार्ड में वो दूसरे स्थान पर थे। इसके अलावा फोर्ब्स चाइना ने उन्हें अंडर 30 यानी अंडर 30 एशिया में 2019 में ही शामिल किया गया था, जिसमें 30 वर्ष से कम उम्र के वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे। और 2019 में R3 इंडेक्स सेलिब्रिटी रैंकिंग में उन्होंने पहला रैंक हासिल किया था। 2019 में ही ए मैन डेटा स्टार के बिजनेस वैल्यू सूची में यानी लिस्ट में वो शीर्ष स्थान पर यानी कि पहले स्थान पर आए थे। इसके अलावा पूरे एशिया में अगर बात करें तो 2019-20 में एशिया में सबसे हैंडसम चेहरे में यानी कि 2020 के सबसे प्रभावशाली और सबसे इफेक्टिव चेहरे में साओ चैन सबसे शीर्ष नाम पर नामित हुए थे। इसके अलावा 2019, 2020, 2021 और 2022 में लगातार 4 वर्षों तक दुनिया के सबसे हैंडसम चेहरों में वो छठे, 7वें, 11वें और 19वें स्थान पर रहे हैं। टॉप ब्यूटी वर्ल्ड 2020 में उन्हें सबसे हैंडसम चेहरों में उन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल किया था, यानी टॉप ब्यूटी वर्ल्ड के लिस्ट में सबसे हैंडसम चेहरों में शामिल हुए थे। और 2020 में सबसे सेक्सी पुरुषों में भी वो शामिल हुए हैं, यानी सबसे सेक्सी मेल जो हैं उनकी लिस्ट में भी ये शामिल हुए थे। इसके अलावा एशियाई हार्टी टॉप 2020-2021 में 8वें और वो पहले स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा फैशन वर्ल्ड 2021 में वो पहले स्थान पर भी रह चुके हैं। वर्ल्ड चॉइस अवार्ड में उनको नॉमिनेट किया गया था। 2021 में फैशन आइकन ऑफ द ईयर से उन्हें नवाजा गया था, जिसमें वो पहले स्थान पर थे। उन्हें अमेरिका, पेरू, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों में 140 से अधिक देशों में 2.2 मिलियन से ज़्यादा वोट भी मिल चुके हैं। और नोबिया पत्रिका द्वारा उन्हें सबसे हैंडसम मैन भी चुना गया था, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। और 2023 में साओ चैन को दुनिया के सबसे हैंडसम मेल की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रखा गया था। और उन्हें किंग चॉइस जो पत्रिका उन्हें 30 हैंडसम के बीच यानी 30 हैंडसम चीनी आइडल में पहले स्थान पर रखा गया था। इसके अलावा एन स्टार ने साओ चैन को 2023 में टॉप 10 अभिनेताओं में यानी टॉप 10 एक्टर में रखा गया था, जिन्हें सबसे ज़्यादा लोग देखने के लिए पसंद करते हैं। और इसके अलावा थाई मीडिया आउटलेट और हुए बैंकॉक ने साओ चैन को 2023 में 50 सबसे प्रतिभाशाली मेल के बीच रखा था, जो कि सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। और इसके अलावा उन्हें 2023 में द इंडिपेंडेंट टीसी कैलेंडर जो है उसमें उन्होंने 100 व्यक्तियों में उन्होंने 30वां स्थान हासिल किया था, जो कि सबसे हैंडसम चेहरों में था। इसके अलावा अगेन 2024 में नोबिया मैगजीन ने साओ चैन को दूसरे स्थान पर सबसे हैंडसम वाला चेहरा रखा था। और 2024 में सबसे हैंडसम एशियाई पुरुष का नाम का टैग उन्हें मिला था। और 2025 की वोटिंग अभी भी हो रही है, जिसने ना की हो उन्हें वो वोटिंग कर सकते हैं। हमने साओ चैन की लोकप्रियता और प्रसिद्धि के टैग देख लिए हैं कि किस तरह उन्हें हर बार लिस्ट में कहीं ना कहीं रखा ही गया है। तो ये सफलता भी हमने उनकी देख ली। अब चलिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ अन्य पहलू। और ये पहलू उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं।
साओ चैन बहुत ही काइंड पर्सन है, बहुत ही सरल पर्सन है और वो धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और हम जानते हैं धर्म चाहे जो भी हो, हर धर्म में अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। और साओ चैन जो है, जब भी उन्हें टाइम मिलता वो अपने धर्म की अच्छी बातों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ काइंडनेस के किस्से सुनते हैं। 2016 में, जबकि वो अपने करियर के शुरुआती दिन में थे, हालांकि बहुत ज़्यादा उनके पास वैसे खर्चे नहीं थे, जैसा कि मैंने बताया वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो उस दौरान भी, यानी करियर का मतलब उनके शुरुआती दौर ही था, उस दौरान उन्होंने 17,000 युआन को दान किया था कुछ आवारा बिल्लियों के लिए, यानी जो बिल्ली सड़कों पे घूमा करती हैं। ये उनके लाइफ का पहला दान था जो कि उन्होंने दिया था, और वो 17,000 युआन था। इसके अलावा 2019 में स्टूडेंट के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक बुक्स जो आती है उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि उन्होंने पूरी तरीके से फ्री किया था। कुछ वीडियोस भी उन्होंने खुद के बनाए थे और वो वीडियोस पर काफ़ी मुनाफा मिला था, जिसका फ़ायदा स्टूडेंट को हुआ था। और खासकर उन्होंने ये चीज़ें स्टूडेंट के लिए ही की थी। 2019 में उन्होंने चिल्ड्रेन चैरिटी में भी भाग लिया था, जिसमें अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने दिया था। और इसके अलावा 2019 और 20 यानी कि जब कोविड चला था, उस दौरान साओ चैन के स्टूडियो ने, यानी उनकी तरफ से, ज़रूरतमंद अस्पताल और बाकी जगह वेंटिलेटर दान में दिए थे। काफ़ी चीज़ें उन्होंने मदद पहुंचाई थी अपने स्टूडियो और अपनी टीम के। 2019, 20 और 21 के दौरान उन्होंने कई ऐड ऐसे फ्री किए थे जो कि स्वास्थ्य के लिए थे और साफ सफाई के ऊपर थे, खासकर कोविड और बाकी महामारियों से बचने के लिए, जो कि जिसका चार्ज उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया था, क्योंकि वो हेल्थ इशू से जुड़ा हुआ था और वो गरीबों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जितने भी आए, मतलब जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने दान वगैरह दिया। और एक जगह और 2021 में एक बड़ी बाढ़ आई थी, जिसके बारे में वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में उसकी न्यूज आई थी। और ये बाढ़ आई थी हेनान में, यानी चीन के हेनान में। उस साओ चैन ने पूरे 1 मिलियन युआन का दान दिया था। 2022 में संघाई में जब महामारी फैली थी, उस वक्त भी उन्होंने लगभग 5 लाख युआन का दान दिया था। और 2022 के अंत में उन्होंने सिजुआंग प्रांत और लोंडिंग प्रांत में भूकंप जब आया था, उस वक्त भी उन्होंने लगभग 1 मिलियन युआन का दान दिया था। तो हम समझ सकते हैं कि काफ़ी दयालु टाइप के पर्सन, यानी काफ़ी काइंड है। जैसा कि वो दिखते हैं वैसे वो काइंड हैं भी। उनके अवार्ड वगैरह के बारे में बात करें तो साओ चैन को अब तक अनगिनत अवार्ड मिल चुके हैं, जिसके बारे में डिटेलिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें लगातार 2015 से अवार्ड मिलते आ रहे हैं और अभी तक वो अवार्ड रिसीव करते आ रहे हैं। तो उनके पास अवार्ड की एक लंबी सूची है। थोड़ा सा ब्रीफ में देती हूँ। 2016 में ही उन्हें 3 अवार्ड मिले थे, जिसमें वो सबसे लोकप्रिय आइडल भी बने थे और सबसे नए आइडल भी बने थे, क्योंकि उन्होंने नया नया डेब्यू किया था। इसके अलावा वो सबसे खूबसूरत आइडल भी बने थे। ये 2016 की बात है। इसके अलावा 2018 में उन्हें डोके लोकप्रियता अवार्ड मिला था, परोपकार अवार्ड मिला था और 10 मिलियन प्रमाणन भी मिले थे। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज के लिए उन्हें मिला था। इसके अलावा शरद ऋतु में लोकप्रिय अभिनेता का अवार्ड भी उन्हें मिला था और सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक अवार्ड भी उन्हें ही मिला था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दूसरे अवार्ड्सों में उन्हें मिला था और वे ईबो में भी उन्हें लोकप्रिय अभिनेता के रूप में उस साल माना गया था। इसके अलावा लोकप्रिय चरित्र वी वुजियान के तौर पर उन्हें अवार्ड मिल चुका है और यह द अनटेम्ड के लिए मिला था और द अनटेम्ड के लिए ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी अवार्ड मिला था और द अनटेम्ड के लिए भी उन्हें सुपर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर भी माना गया था और ये उसी साल की बात है। इस तरह लगातार, मतलब उन्हें लगातार मिले और ये काफ़ी डिटेलिंग दी गई है। आप लोग सर्च करेंगे तो आप सभी लोगों को मिल जाएगी इसके बारे में। तो अब तक अपने करियर में उन्होंने काफ़ी अवार्ड वगैरह जीते हैं और पाए हैं। हमने अभी तक उनके बेसिक लाइफ के बारे में जाना, उनकी सफलताओं के बारे में जाना, उनके करियर और उनके कामों के बारे में जाना। अब चलिए चलते हैं उनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसे अंधेरे सच्चाई में, यानी ऐसे डार्क सच्चाई में, जो कि विवादों का उस साल कारण बना था। यानी उनके लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विवाद है, जिसने न सिर्फ चीन में हड़कंप मचाया था बल्कि पूरे विश्व में उस पर चर्चाएं होने लगी थी। और आज तक वो विवाद ऐसा था कि आज तक भी उनके नाम पर इस तरह की चीज़ें आज भी उछाली जा रही हैं और उछाली जाती हैं, और न सिर्फ चाइना में बल्कि पूरे विश्व में। साओ चैन से जुड़ी हुई जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसे हम 227 घटना या फिर AO3 घटना के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों है, यानी 227 घटना क्यों इसे नाम दिया गया? क्योंकि ये एक धारा भी है चाइना में और 227 ब्रांड से उनका कोलैब कैंसिल हुआ था उस वक्त, ये भी एक बड़ा रीजन पड़ता है। और AO3 घटना विवाद क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि AO3 एक वेबसाइट थी
जिसके ऊपर फैन फिक्शन लिखा जाता है, इसीलिए इसे लगभग 2 नामों से ही जाना जाता है। यानी इस विवाद को साओ चैन से जुड़ा हुआ विवाद यानी 227 विवाद चाइना के मेन लैंड से शुरू हुआ था। और चाइना के मेन लैंड में आर्काइव ऑफ द आवर ओन के जितने भी यूजर्स थे उनके बीच ये विवाद शुरू हुआ था। ये घटना तब शुरू हुई जब चीन के ग्रेट फायरवॉल के रूप में ये जाने वाली मतलब एक सेंसरशिप थी, उन्होंने इस पर अपना बैन लगाया था। तब से ये शुरू हुआ। अब चलिए जानते हैं कि ये क्यों शुरू हुआ और इस पर इतना विवाद क्यों हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी 30 जनवरी 2020 को। और शुरू कहाँ से हुआ? एक फैन फिक्शन वेबसाइट थी। फैन फिक्शन वेबसाइट का नाम था आर्काइव ऑफ द आवर ओन, यानी कि एक वेबसाइट थी जिस पर फैन फिक्शन लिखा जाता था। और उस पर एक यूजर था, यानी कि फैन फिक्शन लिखने वाला राइटर। उस राइटर ने फॉलिंग नाम का उसने नॉवल लिखा था। यानी हम सब अब जान चुके हैं कि एक फैन फिक्शन वेबसाइट था जिस पर एक यूजर ने फॉलिंग नाम का एक फैन फिक्शन लिखा था। और वो फैन फिक्शन साओ चैन के ऊपर था, जिसमें साओ चैन के साथ न सिर्फ साओ चैन और उनके साथ में वांग यूबो को भी दिखाया गया था। फॉलिंग नाम के इस फैन फिक्शन पे विवाद क्यों हुआ, इससे पहले हम जानते हैं कि साओ चैन और वांग यूबो को इसमें क्यों जोड़ा गया। सबसे पहली बात 2019 में द अनटेम्ड एक ड्रामा आया था जो कि चाइनीज ब्रोमांस था। उसमें ग्रैंड मास्टर डेमोनिक कल्टीवेशन का ये रूपांतर था, यानी उसके ऊपर ये ड्रामा बना था। और उसमें 2 लोगों का चित्र दिखाया गया जिसमें वी फुजियान और लांग वांग जी के तौर पे साओ चैन और वांग यूबो ने काम किया था। ड्रामा तो खत्म हो गया लेकिन ड्रामा को प्यार करने वाले लोग खत्म नहीं हुए और डे बाय डे यानी कि पूरे चाइना से लेकर पूरे वर्ल्ड में उनके फैन हो गए और एक बड़ी संख्या में फैन हो गए। और फैन जो है वो ड्रामा की दुनिया से निकलकर रियलिटी में उन्हें जोड़ने लगे और द अनटेम्ड के ऊपर बहुत सारे फैन फिक्शन लिखे जाने लगे। न सिर्फ चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में उनके ऊपर यानी वी फुजियान और लांग वांग जी के नाम पर फैन फिक्शन लिखने लगे। अब फैन फिक्शन की मतलब उनको प्यार करने के जुनूनी लोग इतने आगे बढ़ गए कि ना अब वी फुजियान और लांग वांग जी के ऊपर फैन फिक्शन लिखे जाने लगे बल्कि वो लोग उनके रियल लाइफ पे भी पहुंच गए, यानी कि साओ चैन और वांग यूबो को आपस में शिपिंग करने लगे। और शिपिंग तक तो ठीक था, उन्हें फैन फिक्शन में भी दिखाने लगे। दिखाने तक तो ठीक था, उन्हें फैन फिक्शन में दिखाने तक के मतलब राइटर जो फैन फिक्शन लिखते थे उन्होंने ऐसी हद पार कर दी कि जिस पर विवाद हो गया। तो अब हम जान चुके हैं कि आखिरकार फॉलिंग नाम का जो फैन फिक्शन था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। उसकी शुरुआत द अनटेम्ड के कैरेक्टर से हुई थी और उस पर विवाद क्यों हुआ, चलिए इस पर भी आते हैं। फॉलिंग नाम का जो फैन फिक्शन था उसमें साओ चैन को ऐसे दिखाया गया था, यानी एक फीमेल की तरह दिखाना तक तो ठीक था। उनकी छवि को इतना ज़्यादा उस फैन फिक्शन में खराब कर दिया गया, उन्हें एक वेश्या के तौर पर दिखाया गया था जो कच्ची उम्र में सेक्सुअल चीज़ों से जुड़ी हुई थी, खासकर वांग यूबो के साथ। अब आप समझे, ये चीज़ एक फैन फिक्शन में दिखाया गया कि साओ चैन उस फैन फिक्शन में एक वेश्या है, यानी कि कॉल गर्ल है और कच्ची उम्र के वांग यूबो के साथ वो बहुत ही सेक्सुअली जुड़े हुए। ये तो स्टोरी थी, लेकिन उस राइटर ने और बाकी उस पर जो पिक्चर्स यूज की गई थी यानी साओ चैन की जो पिक्चर्स बनाई गई थी वो बहुत बुरी तरीके से असली थी, यानी असली पिक्चर्स थी। और उसे वेबसाइट पर लॉन्च भी कर दिया गया। यानी स्टोरी तो स्टोरी थी ही, साथ में उसकी स्टोरी के लय और ताल और सीन के हिसाब से पिक्चर्स भी थी, जिसे पूरी तरीके से उन लोगों ने लॉन्च कर दिया था। यानी वो राइटर और जो वेबसाइट था उस पर लॉन्च कर दिया गया था। अब जब वो साओ चैन की वो अश्लील तस्वीरें यानी लड़कियों के तौर पे दिखाया गया, सेक्सुअल चीज़ें करते हुए दिखाया गया, जब वो वायरल होने लगी तो जो साओ चैन के रियल फैन थे यानी कि रियल फैन को ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हुई। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनके आइडल को इस तरह पेश किया जा रहा है। माना उन्हें लोग प्यार करते एज ए वी फुजियान और बाकी तौर पे उन्हें प्यार करते, लेकिन फैन फिक्शन की भी एक सीमा होती और उस फैन फिक्शन में वो सीमा क्रॉस हो चुकी थी। एक तो उन्हें कम उम्र की वेश्या और वांग यूबो के साथ सेक्सुअली जुड़े हुए दिखाया गया। उसके ऊपर जो पिक्चर्स यूज की गई थी उनको पेंटिंग उनकी बनाकर खासकर उनके ही चेहरे को यूज करके बहुत ही बुरी तरीके से उसे लॉन्च किया गया था, यानी राइटर ने उसे दिखाया था। तो जो साओ चैन के रियल फैन थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया और ये चाइना मेनलैंड में इसका विरोध इतना ज़्यादा हो गया कि ये चीज़ें फैल गई, यहाँ तक कि चीज़ें हिंसा तक पहुँच गई। जो वेबसाइट थी जिस पर लिखा जा रहा था यानी कि फैन फिक्शन लिखा जा रहा था, उस वेबसाइट का नाम मैंने अभी आप लोगों से बताया। वेबसाइट का नाम है आर्काइव ऑफ द आवर ओन। उस वेबसाइट के जो ऑफिस वगैरह था उस पर साओ चैन के फैंस ने
वहाँ पर धरना प्रदर्शन तक उस वक्त पर कर दिया था। और ये बातें अब धीरे धीरे नेशनल और इंटरनेशनल हो गई। पहले ये बस चाइना मेनलैंड तक था, इसके बाद ये पूरे विश्व में फैल गया और जो साओ चैन के रियल फैन थे उन्होंने लगातार विरोध किया। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि चीन की सरकार एक साम्यवादी सरकार है और वो इन सब चीज़ों को कभी भी बढ़ावा नहीं देती। और निजी तौर पर साओ चैन के वकील ने भी अदालत में ये अर्जी डाली थी कि साओ चैन के निजता का उल्लंघन हो रहा है, यानी उनकी निजी लाइफ में कुछ भी प्राइवेसी नहीं बची, जिसका उल्लंघन और किया जा रहा है और उससे उनका नाम भी खराब हो रहा है। तो चाइना और वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया और फिर जाकर जो वेबसाइट थी यानी कि आर्काइव ऑफ द ऑन, जिस पर ये फैन फिक्शन लिखी गई थी, उस वेबसाइट को पूरी तरीके से यानी आधिकारिक तरीके से बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी, ये तो साओ चैन के लाइफ मतलब की तरफ से अच्छा ही हुआ था कि वो वेबसाइट पूरी तरीके से बैन हो गई। लेकिन वेबसाइट के जो ऑनर थे यानी वेबसाइट को जो होस्ट कर रहे थे, उन्होंने उल्टा साओ चैन पर केस कर दिया कि उनकी वजह से वेबसाइट को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। नियम के अनुसार कोई भी फैन फिक्शन लिख सकता है, तो जब उन्होंने उल्टा साओ चैन के ऊपर केस किया तो फिर मतलब उन्होंने जुर्माना वगैरह भी लगा दिया साओ चैन के ऊपर, और ऊपर से डिमांड ये कर दी कि साओ चैन को अपने फैंस की तरफ से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि फैंस ने इतना सारा विरोध कर दिया और पूरा जो वेबसाइट है उसे बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान होस्ट को उठाना पड़ा। तो इसकी जिम्मेदारी साओ चैन को खुद उठानी चाहिए और उन्हें ऑफिशियल तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब जो होस्ट कर रहे थे वेबसाइट को, उन्होंने साओ चैन ने जितने भी ब्रांड वगैरह का ऐड वगैरह किया था उन सभी का विरोध किया गया और उनके कामों पर अब निगेटिव कमेंट आना शुरू हो गए, यानी साओ चैन के कामों पर बहुत ही नकारात्मक तरीके से टिप्पणियां की जाने लगी। और होस्ट की टीम ने उसी दौरान यानी कि लगभग ये 30 जनवरी से शुरू हुआ था और 27 फरवरी तक इस पर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में 227 घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया जो कि साओ चैन के फैंस की वजह से परेशानी खड़ी हुई थी। उस 227 घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, जिसको उन्होंने मेमोरियल डे नाम दिया और इसे सुपर हॉट टॉपिक भी बना दिया। मतलब मैं सरल शब्दों में समझाती हूँ कि जो होस्ट कर रहे थे, जिन्होंने साओ चैन का विरोध किया ये कहते हुए कि उनकी वजह से और उनके फैंस की वजह से मेरी वेबसाइट बंद हुई है, जो कि पूरी तरीके से अनैतिक और इलीगल है। तो उन्हीं होस्ट लोगों ने ऐसे हॉट टॉपिक निकाले जहाँ जहाँ साओ चैन के फैंस ने विरोध किया या फिर प्रदर्शन किया या फिर जहाँ उनके साओ चैन के फैंस की वजह से नुकसान हुए थे होस्ट को, उन्होंने ऐसे 227 घटनाओं को एक सुपर हॉट टॉपिक दे दिया और उसे पेश कर दिया, यानी साओ चैन के खिलाफ उसे पेश कर दिया कि उनके फैंस की वजह से इतना ज़्यादा और इतनी जगह और इतनी बार नुकसान और इतनी हिंसा हुई है। इस दौरान कई बार साइबर हमले हुए, यानी साइबर हमले, अब मैं सरल शब्दों में बताऊं कि इंटरनेट पे हिंसा बढ़ी, लोग आपस में लड़ाइयाँ करने लगे, उल्टी सीधी चीज़ें, और कुछ नुकसान जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हुआ। साओ चैन के खिलाफ ऑनलाइन हमले होने लगे। ऑनलाइन हमलों का मतलब कुछ फेक अकाउंट है, उनके बारे में उनके लिए सब कुछ बुरा लिखना, उनकी इमेज को ख़राब करना, इस तरह की चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा हुई। और उनके वकील ने जब ये केस किया तो काफ़ी अकाउंट उस वक्त बंद किए गए थे, जिससे जाहिर होता है कि कई लोग उनके खिलाफ थे। अब यहाँ से शुरू होता है डाउनफॉल, यानी उनके पर्सनल ज़िंदगी पे इसका असर, जो कुछ भी शुरू हुआ, जो कुछ भी विवाद हुआ था, यानी अभी भी आर्काइव ऑफ द आवर ऑन के जितने भी उपयोगकर्ता थे यानी यूजर्स थे, उन्होंने साओ चैन के ऐड किए हुए जितने भी ब्रांड थे उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, यानी उसे त्यागना शुरू कर दिया। अब जब यूजर्स उसे त्यागने लगेंगे तो कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड क्यों किसी के साथ कोलैब करेगा। और इसी दौरान यानी कि कुछ ऐसे ब्रांड थे जैसे कि लग्जरी ब्रांड जैसे कि एस्टे लॉडर या फिर पियागेट या फिर कार्टियर, इस तरह के ब्रांड ने साओ चैन के साथ अपने पूरे कोलैब को कैंसिल कर दिया था, यानी उनके साथ जो भी कोलैब होने वाले थे आने वाले समय में वो सारा इस विवाद की वजह से कैंसिल हो गया था। फिर इसके बाद हुआ यूं कि साओ चैन का जो स्टूडियो है उधर से माफ़ी मांगा गया, यानी कि उल्टा ही साओ चैन के स्टूडियो की तरफ से माफ़ी मांगा गया कि उनकी वजह से जनता और बाकी लोगों को जो भी परेशानी हुई है उसके लिए उन्हें खेद है। उल्टा उन्होंने ही लोगों से और बाकी लोगों से अपनी दिल की बात कही और उनकी स्टूडियो की तरफ से माफ़ीनामा भी डायरेक्ट पोस्ट किया गया था। कुछ वक्त के लिए साओ चैन का weibo अकाउंट भी बंद कर दिया गया था, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ही उनका अकाउंट बंद हुआ था। और इसके अलावा थाने और पुलिस में भी बहुत सारे उनके खिलाफ, और उनके वकील ने भी बहुत सारी अर्जियाँ डाली, उनके खिलाफ भी बहुत सारे हैं जो कि सारे वेबसाइट के होस्ट और ऑन करने वाले लोगों ने, यूजर्स ने ही किया था। तो इतनी सारी घटनाएं थी। इन सब जब घटनाएं हो चुकी थी, मामला थोड़ा कम हो, यानी 2020 के आसपास साओ चैन ने अपना पहला इंटरव्यू दिया था और ये इंटरव्यू यही
227 के विवाद से ही जुड़ा हुआ था, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी तरफ से पेश की थी। 2020 में ये इंटरव्यू उन्होंने इकोनॉमिक व्यू के साथ किया था, जिसमें उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ रखे थे। उन्होंने कहा था कि आइडल और उनको मानने वाली पब्लिक समान होती, आइडल को उन पब्लिक से अलग ना देखा जाए, और शायद उन पब्लिक ने उन्हें वैसा लगा इसलिए उन्होंने आइडल को वैसे पेश किया, हालांकि दोनों समान हैं। और उन्होंने इस विवाद पर बहुत ज़्यादा ओपनली कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने अपने बारे में कहा था कि वो बस एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते और अपने कामों में श्रेष्ठ करना चाहते। अभी भले ही डाउनफॉल हुआ, लेकिन वो फ्यूचर में अच्छा करना चाहते और अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन वो करना चाहते। उनकी दिली ख्वाहिश ये है, और उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से ये कहा था। इंटरव्यू के बाद धीरे धीरे होते करते अब ये मामला ख़त्म हो गया। हालांकि ये घटना इतनी बड़ी थी कि आज भी 227 घटना लिखो तो आपको शॉशैंक के बारे में सबसे पहले ऊपर मिलेगा। तो ये घटना एक ऐतिहासिक तौर पे दर्ज हो गई है ऑनलाइन वेबसाइटों पर और गूगल वगैरह पर। हम जान सकते हैं कि अब ये घटना कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। मैं आप लोगों को बता दूंगी, उस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। अभी सुनने में थोड़ा सा इच्छी लग रहा होगा, लेकिन किसी पर्सन को इस तरह उछाल दिया गया कि उसकी निजी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, और इसका सबसे बुरा असर शॉशैंक के करियर पे तो पड़ा ही था। इसके अलावा एक और असर उनका पड़ा था, जो कि था उनके साथ काम करने वाले वांग युबू, जो कि था अनचेन में दोनों ने साथ में काम किया था। उनके बीच एक अच्छी दोस्ती थी, और इस घटना के बाद क्योंकि फैन फिक्शन में उन दोनों को एक साथ ज्वाइंट किया जा रहा था और बहुत ही निगेटिव तरीके से, सारे फैन फिक्शन में नहीं, लेकिन जो फैन फिक्शन फॉलिंग नाम का था, जिसमें वेश्यावृत्ति और कच्ची उम्र में सेक्सुअल चीज़ें, ये सारी चीज़ें वांग युबो और शॉशैंक के बीच की दूरियां बन गई हैं। यानी वो एक अच्छे बेहतरीन दोस्त थे। हमने उन्हें कई बार साथ देखा है काम करते हुए भी और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। उनकी दोस्ती के बीच इस वजह से बहुत दरार आई। मे भी पर्सनली वो मिलते हों या फिर आपस में बात करते हों, बट वो पब्लिकली कभी भी एक साथ नहीं दिखे हैं। उसके बाद से धीरे धीरे अलग हो गए। अब तो कभी साथ तो क्या, एक बार समय अगर होते तो एक कैमरे में भी वो कभी नहीं आते, यानी उन्हें एक साथ कभी भी नहीं देखा जाता। आई होप दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो। तो हम उनकी लाइफ से जुड़ा, उनके जीवन, उनके सिटी, उनके करियर, उनके अवार्ड और उनके विवाद, हमने शॉशैंक के बारे में सब कुछ जाना। अब आते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। सोशल मीडिया पर और जितने भी सोर्स हैं, उनकी कॉलेज टाइम में किसी गर्लफ्रेंड को थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया जाता है कि उनकी कॉलेज लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड थी। हालांकि इस न्यूज़ पर कोई भी दावा नहीं है, मे भी होगी, मे भी नहीं भी होगी, यानी कि आधी अधूरी न्यूज़ है। इसके बाद उनका कोई भी पार्टनर या फिर वो हमेशा सिंगल है। द अनटेम्ड करने के बाद उन्होंने वांग युबू के साथ काम किया था, तो उनका नाम वांग युबू के साथ भी आया। बहुत लोग उन्हें वांग युबू के साथ देखते हैं, यानी बहुत लोगों का मानना है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि ये सिर्फ सोशल मीडिया और लोगों का मानना है। आधिकारिक तौर पर ना तो कभी वांग युबू ने इसकी पुष्टि की है और ना कभी शॉशैंक ने इसकी पुष्टि की है। तो हम एज ए फैन इस चीज़ को बस एज ए न्यूज़ की तरह लेते हैं। रियल लाइफ में उनका जो कुछ भी है बस बेहतर हो। जब वो आधिकारिक तौर पर एक दूसरे के बारे में बोल देंगे तो उस वक्त हमें भी यकीन हो जाएगा। फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर वो सिंगल हैं, यानी शॉशैंक सिंगल हैं और अपने करियर पर उनका पूरा फोकस है। हमने उनकी लाइफ से जुड़ी सारी बातें जान ली हैं। अब हम आते हैं अपनी बात पर। कोई भी फैन फिक्शन लिखा जाए या फिर अपने आइडल के बारे में कुछ भी बोला जाए, हमेशा शब्दों की सीमा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे आइडल सारे शब्दों से जुड़े हुए होते हैं और उनकी निजी ज़िंदगी इससे निजी ज़िंदगी में इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमने देख लिया कि किस तरह एक फैन फिक्शन ने हमारे एक्टर को और हमारे आइडल को कहाँ से कहाँ पहुँचाए। हालांकि ये उनकी जिंदा दिली है और उनकी हिम्मत है कि वो फिर से अपने करियर के हाईएस्ट पीक पर अभी भी मौजूद हैं। तो आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को किसी और का टॉपिक सुनना है तो प्लीज़ मुझे बताना, फिर वो चाहे वांग युबू के जीवन लाइफ की स्टोरी हो या फिर कोई और लाइफ की स्टोरी हो। छोटा सा सवाल था, एक कोरिया में विवाद हो रहा है, यानी एक्टर के ऊपर, और 15 साल की लड़की के साथ उनका रिलेशन था। इस पर आप सभी लोगों ने सुना होगा, लड़की ने मतलब सुसाइड कर लिया। डिटेलिंग मैंने सोर्स रखा हुआ है। आप लोगों को अगर जानना है डिटेल में हुआ क्या था मुझे बताना, मैं कर दूंगी। और आई होप मैंने बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया है, तो प्लीज़ और कृपया
जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी बताना कि क्या ये सरल शब्द आपको समझ आए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में मिक्स करके हर जगह अवेलेबल हैं। बहुत सरल शब्दों में कहीं भी नहीं समझाया गया। हाँ, किसी ने एक्सप्लेन किया होगा, वो बात अलग है। यूट्यूब में किसी ने दिया होगा, वो बात भी अलग है। बट मैंने सबसे सरल शब्द का प्रयोग किया ताकि सभी लोग इस विवाद को पूरी तरीके से समझ जाएं कि आखिर विवाद में हुआ क्या था और आखिर वो सारा मामला है क्या। तो अब चलिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अपने विचार जरूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप अपने आइडल के बारे में क्या विचार रखते हैं और इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आते हैं कि नहीं, ये बात भी मुझे बता दें। और लव यू ऑल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।